नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर। आज से मैं बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। ये सीरीज़ MP टेट वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मैं आज 15 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और 15 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी फिल इन द ब्लैंक्स आयु से संबंधित उस व्यक्ति की फिल इन द ब्लैंक्स आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन रहेगा वास्तविक इरादे, स्टीरियोटाइपिंग। दूसरा ऑप्शन काल अनुक्रमिक स्नायिक। तीसरा ऑप्शन है काल अनुक्रमिक मानसिक। चौथा ऑप्शन मानसिक और काल अनुक्रमिक। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन में बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि का जो रेशियो होता है वो मानसिक रेशियो काल अनुक्रमिक होता है, मेंटल अपॉन क्रोनोलॉजिकल। और ये जो रेशियो दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। और जबकि जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लाई होता है 100 का, वो दिया था टर्मर ने। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो अल्फ्रेड बिनेट ने लिया था 1905 में। साइमन और अल्फ्रेड बिनेट ने ही मानसिक आयु की खोज की थी। मानसिक आयु का अर्थ होता है कि बच्चा जिस एज का टास्क परफॉर्म कर रहा है वो उसकी मानसिक एज कहलाती है, और बच्चा जिस एज में है वो उसकी काल अनुक्रमिक एज कहलाती है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवंशिक समस्या है? ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है ऑटिज्म और चौथा ऑप्शन है ADHD। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। चलो अब मैं बता देता हूँ कि ये डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसके कारण बच्चों का विकास देरी से होता है। यह तब होता है जब असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति उत्पन्न हो जाती है। तो जो गुणसूत्र है 21 उसकी अतिरिक्त प्रति उत्पन्न होने के कारण ये रोग होता है, और ये एक आनुवंशिक रोग है जिसके कारण बच्चों का विकास देरी से होता है। और इसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम और बता देता हूँ। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्री संबंधी समस्या है जिसमें महिला केवल एक गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। उसमें सिर्फ 2 गुणसूत्र होते हैं XX, लेकिन इस वाले रोग में एक जो X गुणसूत्र है वो आंशिक रूप से गायब हो जाता है या पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। ये सिर्फ रोग महिलाओं में ही होता है, इस कारण उनकी जो हाइट बढ़ना वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म का पूरा नाम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और कभी कभार इसको ASD शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के पूछ लेते हैं। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक नहीं हो पाता, वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, बोलने में दिक्कत आती है। अगला डिसऑर्डर है ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें बच्चा का अटेंशन नहीं रहती, वो एक जगह स्थिर रह के काम नहीं कर पाता। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में समस्यागत स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है इनाम देकर, दूसरा ऑप्शन है दंड देकर, तीसरा ऑप्शन है समाधान प्रदान करके, चौथा ऑप्शन है हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। तो रिवार्ड देकर हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं रिवार्ड देकर, लेकिन उसके बाद वो रिवार्ड उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आंसर हो भी सकता है दंड देकर तो कभी नहीं होगा। समाधान प्रदान करके, आप समाधान प्रदान करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, फिर से अगली समस्या लेके आएगा तो वो फिर से आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका
यूज़ नहीं होगा। अगला देखते हैं, बाय गिविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप बच्चे को सेम तरह की प्रॉब्लम समस्या देंगे तो वो सॉल्व करते करते खुद सीख लेगा, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा बनस्पत इसके रिवार्ड वाले के। तो आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? ऑप्शन है सिंगल अटेंशन, विस्तृत अवधान दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चयनात्मक अवधान, चौथा ऑप्शन विभक्त अवधान। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, ड्राइविंग के समय फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, तो हम दो जगह से अपने अवधान अटेंशन को दो जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड अटेंशन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं आता? तो ये जो मनोवैज्ञानिक विकास की थ्योरी है वो एरिक एरिक्सन ने दी थी। पहला ऑप्शन है स्वायत्त बनाम शर्म, दूसरा ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, तीसरा ऑप्शन है अंतरंगता बनाम अलगाव, चौथा ऑप्शन है पहल बना अपराध बोध। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये नहीं आएगा, अंतरंग बनाम अलगाव। ये जब आएगा जब 18+ के बाद, जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं या दूर होते हैं, किसी से लड़ाई होती है, तो इस टाइप का जो काम ये 18 साल के बाद होता है। तो यहाँ पर इनने कुछ अवस्थाएं दी हैं एरिक एरिक्सन ने, अब हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। इसमें उनने कुल 8 अवस्थाएं बचाई हैं, बचपन से लेके, जन्म से लेके बुढ़ापे तक। तो पहली अवस्था है जो जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक होती है, वह मनोसामाजिक अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें बच्चे में क्या होता है, इस समय माँ का दूध उसे अच्छे से मिले तो उसमें आशा बनती है, अगर अच्छे से नहीं बने तो अविश्वास पैदा होता है, इसलिए इसे विश्वास और अविश्वास अवस्था कहते हैं। अगली अवस्था है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की, इसमें स्वायत्त और बनाम शर्म। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है, तो इससे उसमें इच्छा शक्ति जगती है। अगर इच्छा शक्ति जगेगी तो उसमें स्वायत्त खुद करने की शक्ति आएगी, नहीं तो वो हमेशा शर्माता रहेगा। अगली तीसरी अवस्था है जिसमें आयु 3 से 5 वर्ष होती है, पहल बनाम अपराध बोध। इसमें बच्चा अब स्कूल जाने लगता है और एक्सप्लोर करने लगता है छोटे में, तो अगर उसे अच्छे से लोगों को सिखाया जाएगा, अच्छी बातें सिखाई जाएंगी उसके आसपास के लोगों द्वारा, तो उसमें उद्देश्य जगेगा और वो पहल करना सीखेगा, चीज़ों को इनिशिएट करना सीखेगा। नहीं तो अगर गलत चीज़ें उसके सामने इस समय आ गई तो वो अपराध बोध काम करने लग जाएगा। अगली अवस्था है 5 से 12 साल की, परिश्रम बनाम हीन भावना। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से स्कूल में संलग्न हो जाता है, स्कूल स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटी में, पढ़ाई में। तो अब यहाँ पर प्रतियोगिता की भावना शुरू हो जाती है, तो अब बच्चा परिश्रम करेगा, दूसरों से हीन भावना, अगर उसमें अगर ये सब नहीं होगा, वो अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएगा, उसमें दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो उसमें हीन भावना पैदा होगी। अगली अवस्था है 12 से 18, पहचान एवं पहचान भिन्नता। इस एज को कहते हैं रोल ऑफ कन्फ्यूज़न। इसमें बच्चे को पता नहीं चलता कि अभी वो क्या है, बच्चा है या बड़ा हो गया है। किशोर अवस्था से आगे बढ़ गई है अवस्था। इसमें है आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से 40 वर्ष तक होती है। इसमें रिलेशनशिप, दोस्तों का, फैमिली का और शादी ब्याह, इस तब के काम होने लगते हैं और प्यार वगैरह, ये सब इस अवस्था में आता है। तो ये बचपन से नहीं रिलेटेड नहीं है, इसलिए जो अभी क्वेश्चन लिया था उसका आंसर ये था। अगली अवस्था है 40 से 65, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा बस। 65 से ज़्यादा संपूर्णता और निराश था। तो ये रहा एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है भाषागत बुद्धि, चौथा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदीय बुद्धि। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर नृत्य प्रदर्शन की बात की गई है, तो इसलिए ये आंसर होगा शारीरिक गति संवेदीय बुद्धि, बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस। तो जो गार्डनर हैं उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी की बात की है, बुद्धिमत्ता की बात की है। ये 8 तरह की इंटेलिजेंसी कौन कौन है इसके बारे में हम बताते हैं। गार्डनर के अनुसार ये 8 प्रकार की बुद्धि हैं। भाषागत बुद्धि, देशिक, देशिक मतलब स्पेशल, भाषागत जिसमें कवि वगैरह, राइटर वगैरह इस टाइप के लोग आते हैं भाषागत में। देशिक में स्पेशल इसे बोलते हैं जिसमें स्पेस का ज्ञान जिसे लोगों को होता है, जिन लोगों को स्पेस का ज्ञान होता है, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, पेंटर हो गए या आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, इन लोगों के पास जहाँ पर उन्हें स्थान का ज्ञान होता है, इसे स्थानिक भी कहते हैं, स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं देशिक को। अगली है शारीरिक गति संवेदी। इस प्रकार की इंटेलिजेंस में जो अपने को बॉडी को आसानी से मूव कर लेते हैं वो लोग आते हैं, जैसे जिम्नास्टिक वाले लोग हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, और जो अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो डांस वगैरह करते हैं, अलग अलग प्रकार की नृत्य की स्टेप्स करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। संगीतात्मक, जो संगीतज्ञ होते हैं, जो कोई वादन यंत्र बजाते हैं, जिनमें संगीत की रुचि होती है, वो इस टाइप की इंटेलिजेंस में आते हैं। ये चौथी इंटेलिजेंस है। तार्किक गणितीय, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर जिनमें तर्क, लॉजिक लगाना, गणित लगाना, इस टाइप के लोग आते हैं। अब है अंतर व्यक्तित्व टाइप की इंटेलिजेंस में, बुद्धि में जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं या काउंसलर वगैरह जो दूसरों को देख के बता सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे बिहेव करेंगे, इस टाइप की इंटेलिजेंस अंतर व्यक्ति में आती है। अब है अंतरा व्यक्तित्व, इसमें जो खुद के बारे में व्यक्ति जानता है, इस टाइप की बुद्धि में दार्शनिक लोग, सन्यासी लोग आते हैं। अगली है प्रकृति वय, इस टाइप की इंटेलिजेंस में हैं दार्शनिक और प्रकृति प्रेमी, इस टाइप के लोग इस बुद्धि में आते हैं। इस टाइप से ये गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस की बात की है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो इसमें वर्किंग मेमोरी की विशेषता कौन सी नहीं है? पहली है इनमें से इसमें रिहर्सल शामिल है। तो वर्किंग मेमोरी में रिहर्सल ज़रूरी है, तो ये सही है। यह स्थायी मेमोरी है, इस पर देखते हैं। यह सक्रिय मेमोरी, अब वर्किंग मेमोरी है तो ये सक्रिय मेमोरी तो होगी, ये भी सही है। इसमें जोड़ तोड़ शामिल है, ये इसमें जोड़ तोड़ भी शामिल है, तो ये आंसर होगा ये परमानेंट है। कोई भी बुद्धि परमानेंट नहीं होती, जो स्थायी वर्किंग मेमोरी है वो परमानेंट नहीं होती, वो कुछ समय के लिए रहती है फिर अपने आप ख़त्म हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? ऑप्शन है 2 ± 3, दूसरा ऑप्शन है 9 ± 1, तीसरा ऑप्शन है 5 ± 2 और चौथा ऑप्शन है 7 ± 2। तो ये मिलर ने एक मैजिक नंबर दिया। इनके अनुसार जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, वो 5 वस्तुओं या फिर साउंड हो सकता है या नंबर हो सकता है, तो वो एक बार में देखकर 5 चीज़ों या फिर 9 चीज़ों यानी +2 और -2, 7 से लेके +2 -2, यहाँ पर यह आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन। तो उनके हिसाब से 5 या अधिकतम, कम से कम 5 और अधिकतम 9 चीज़ों को एक बार में याद रख सकता है। तो ये उन्होंने ये मैजिक नंबर ये मिलर ने बताया। यहाँ पर ये चंकिंग वर्ड यूज़ हुआ है। चंकिंग वर्ड का मतलब होता है कि ग्रुप में बांटना। आप कितने नंबर को ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखने के लिए उसको ग्रुप में बांट देते हो, तो ग्रुप में बांटने से अच्छे से याद हो जाता है। तो इसी प्रकार आप कितने चंकिंग यानी कितने नंबर का ग्रुप बना सकते हो। तो इनके हिसाब से
आप 7 अंकों का मतलब एवरेज निकालें तो 7 अंकों का आप ग्रुप बना सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खाली स्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास और चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। तो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा कब रेडी होगा? तो बच्चा तब रेडी होगा जब वो परिपक्व हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा, तब वो तत्पर होगा किसी काम को करने के लिए। तो अधिगम से पूर्व, लर्निंग से पूर्व उसका मैचुरेशन, परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा 4th, मैचुरेशन, परिपक्वता। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उद्यतीकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिकरण, तीसरा ऑप्शन है संबंधन और चौथा ऑप्शन है युक्तिकरण। यह अहम रक्षा युक्तियाँ हैं। इसमें कभी कभार जो कोई मनुष्य होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसमें अहम की भावना आ जाती है। से पहला ऑप्शन है उद्यतीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, जैसे कोई व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता हो तो उसको गुस्से को ऐसी जगह यूटिलाइज कर दो कि जहाँ फ़ायदा हो जाए। जैसे कि किसी को गुस्सा आता हो, बहुत लड़ाई करता हो, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको ऐसी जगह ले जाया जाए, उसकी एनर्जी को ऐसी जगह लगाया जाए कि वो सदुपयोग हो सके। जैसे उसे बॉक्सिंग कराई जाए या फिर WWE की फाइटिंग कराई जाए, तो उसमें ज़्यादा उपयोगी होगा और लोग इसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आंसर भी यही होगा, क्योंकि इसमें बोला गया था नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना। चलो अब इन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और ऑप्शन अब है कंपनसेशन या प्रतिकरण। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति, एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति IAS की परीक्षा में फेल हो गया, प्रतिकरण करने के लिए कोई और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा, तो ये होता है कंपनसेशन। अब है संबंधन। संबंधियों के साथ बात करेगा, उनसे काम निकालेगा, इस टाइप से अपने को कंट्रोल करेगा। अगली है युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं एग्ज़ाम में कोई व्यक्ति फेल हो गया तो वो बोलेगा कि अरे वो पेपर बहुत कठिन आ गया था, मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं था इसलिए फेल हो गया। इसमें कई बार होता है कि जैसे एक एग्जांपल है कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, लोमड़ी बोलती है कि अंगूर बड़े खट्टे हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाती, तो वो कुछ ना कुछ वो तरीका निकालती है कि हाँ इसलिए कारण वो नहीं पहुंच पाई। तो ये होता है युक्तिकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, जो मूल रूप से यूरी ब्रोनफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्देशित करता है, जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रभावशाली अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है मानव विकास, तीसरा ऑप्शन है मानव पारिस्थितिकी और चौथा ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर ये ब्रूनर की थ्योरी है, इसको हम मानव पारिस्थितिकी भी कह सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में ब्रूनर की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है ब्रोनफेनब्रेनर की थ्योरी। इसमें उन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो है ना वो केंद्र में होता है, बच्चा या व्यक्ति, और उसके चारों ओर का ये वातावरण, ये पारिस्थितिकी उसने बताई है। तो बच्चे के जो सबसे निकट होता है उसको परिस्थिति को क्या कहते हैं, लघुमंडल। लघुमंडल में क्या कौन कौन होते हैं, उसके माँ बाप, उसके जो साथी हैं, क्लासमेट और विद्यालय, आस पड़ोस, है ना, ये सब।
अगला जो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो उसके सबसे आसपास थे लोग, जैसे परिवार, विद्यालय, साथी, इनके बीच इंटरेक्शन सारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बच्चों का जो उनके साथी हैं उनका परिवार के साथ, बच्चे के परिवार के साथ, जो माता पिता हैं उनके टीचर के साथ जो कनेक्शन है, इन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगला जो कनेक्शन, इसमें सारे कनेक्शन आते हैं। अगला जो मंडल है वो है बाह्य मंडल। इस वाले सिस्टम में जो बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसमें दिखाया जाता है कि बच्चे के माँ बाप की तनख्वाह कितनी है, किस स्थान पर काम करते हैं, सोशल मीडिया और ये इन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो ये बाह्य मंडल में सब आते हैं। अब है बृहत मंडल। इस मंडल में ये बड़ा मंडल होता है। इसमें जो वो जिस देश में रहता है उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी विचारधाराएं क्या हैं, उसकी परंपराएं क्या हैं, ये सब इन्वॉल्व रहती हैं बृहत मंडल में। और आखिरी है ये घटना मंडल। तो इस मंडल में जो रिसेंटली घटनाएं हो रही हैं उसका भी प्रभाव, देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका भी प्रभाव इन बच्चे पर पड़ता है। लेकिन ये मंडल स्थिर नहीं रहता, ये टाइम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे बच्चा जब जन्म लिया हो तब या तो स्वतंत्रता मिली हो भारत को या कुछ परतंत्र हो, तो उस हिसाब से अब धारणाएं होंगी। जैसे अभी चल रहा है कि अभी कोरोना फैला है, तो बच्चा अभी जन्म लिया होगा तो उसकी मानसिक अवस्था उस टाइप की होगी। लेकिन ये जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो चेंज हो जाती है। तो ये थी ब्रेन-फ्रेंड-ब्रुनर की थ्योरी। अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा GDD के लिए एक कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चे का संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है बचपन का मोटापा, तीसरा ऑप्शन है सख्त परवरिश, चौथा ऑप्शन है चीनी और एडिप्स का अत्यधिक सेवन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये GDD है क्या। ये है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, है ना। इसमें बच्चे का जो विकास है वो और जो बच्चे हैं उसके साथ ही लोग हैं उसके हिसाब से वो स्लो होता है। जैसे बच्चा जल्दी उसकी हाइट बढ़ गई, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा, ना बात कर पाएगा। तो इस टाइप का इस कारण क्या होते हैं, जन्म से पहले उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले, या बहुत जल्दी जन्म ले लिया हो, या किसी इलनेस बीमारी जब जिस समय हो, या फिजिकल एक्सीडेंट हो गया हो अर्ली चाइल्डहुड में, तो ये सब समस्याएं होती हैं, या कोई संक्रमण हो गया हो। तो इस टाइप के यहाँ पर ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा पहला वाला, बचपन का संक्रमण। ये बीमारी बचपन में ही होती है, तो आंसर होगा चाइल्ड इन्फेक्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सम्मान की आवश्यकताएं, दूसरा ऑप्शन है आत्मबोध की आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा की आवश्यकताएं, चौथा ऑप्शन है प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकताएं। तो यहाँ पर सबसे नीचे वाले क्रम में होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में शारीरिक आवश्यकताएं नहीं दी हुई हैं। नीचे से दूसरी ऑप्शन है वो है सुरक्षा की आवश्यकताएं, तो यही आंसर होगा। अब मैं मैस्लो की ये पदानुक्रम बता देता हूँ आवश्यकताओं का। ये देखिए, ये है मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो मैस्लो के अनुसार जो मनुष्य है उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। इसमें क्या आता है, इसमें रहना, खाना, पीना, ये सबसे ज़रूरी आवश्यकता हैं। इसके बाद आती है सुरक्षा की आवश्यकता। चलो उसको एक दिन खाना मिल गया, लेकिन अब कल मिलेगा या परसों मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी ज़रूरत रहती है कि उसको सुरक्षा मिल जाए, उसको कोई नौकरी मिल जाए जिससे वो सुरक्षित हो जाए कि वो उसको खाना मिलता रहेगा। इसकी आवश्यकता के बाद आती है प्यार और अपनेपन की आवश्यकता। जब ये कोई जॉब पा लेता है तो मैरिज करता है, आवश्यकता। अगली आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता। जब वो तीसरी अवस्था पर चला जाता है, अब वो चौथी अवस्था पे, अब उसे चाहिए कि अब सब लोग उसका सम्मान करें, उसके कुछ एक्सट्रीम हो, वो कुछ अच्छा गोल अचीव करे। अब अपने सब चीज़ें, सुरक्षा की भावना हो गई,
शादी हुई, अब वो चाहता है कि सम्मान मिले लोगों के लिए, तो ये चौथी अवस्था होती है। और सबसे बड़ी अवस्था होती है जिसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, आत्मबोध की आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है कि चलो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पद पर पहुंच गया, उसे सम्मान मिल रहा है, लेकिन उसमें अभी भी ऐसा पोटेंशियल मौजूद था कि वो अपनी और अच्छा कर सकता था और ऊपर पहुंच सकता था। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो उसके अंदर चीज़ है वो फुल पोटेंशियल का यूज़ कर ले, तब वो यहाँ पर पहुँच सकता था। तो ये आत्मबोध की आवश्यकता हो, इसमें बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ये सबसे ऊपर वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? पहला है प्राकृतिकवादी बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, या चौथा है भावनात्मक बुद्धि। तो इसमें क्या है कि अपने को यातायात के माध्यम से नेविगेट करना है, तो इस समय हम यूज़ कर सकते प्रकृतिवादी बुद्धि तो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लोगों को देखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए यूज़ होती है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल एबिलिटी, हाँ ये हो सकती है। इंटरपर्सनल बुद्धि इसमें किसी दूसरे के बारे में देखते हैं कि वो कैसा है, इस टाइप की। भावनात्मक नहीं होगी, तो इसका आंसर यही होगा स्पेशल बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का उपयोग करके हम नेविगेट करके निकल सकते हैं। तो इस टाइप से आज मैंने ये 15 क्वेश्चन लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें। मैंने बाल विकास की थ्योरी के वीडियो डाले हुए हैं, उनको भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।